please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु का रिटर्न स्पेशल। हमारी कोशिश है रिटर्न से जुड़े हर छोटे बड़े मुश्किल आसान सवाल का जवाब आपको दें, ताकि आप कहीं पर भी फंसे नहीं जब आप अपना रिटर्न भरें। 31 जुलाई बेहद नजदीक है और आप भी व्यस्त होंगे। रिटर्न से जुड़े तमाम सवाल आपको भी परेशान कर रहे होंगे, तो रहिए हमारे साथ और रिटर्न को आसान बनाइए। और आज आपकी मदद करने के लिए मेरे साथ हैं हमारे मुंबई स्टूडियो से टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी, स्वागत है आपका। बहुत सारे सवाल हमारे पास रिटर्न से जुड़े हुए लगातार पहुंच रहे हैं, तो आज भी रिटर्न पर फोकस करेंगे। और आज हम समझने वाले हैं वो सिली मिस्टेक जो आप रिटर्न भरते वक्त करते हैं, कैसे बचें इनसे। और साथ ही में समझिए कि प्रिजम्पटिव स्कीम 44 ADA के तहत कौन से वो प्रोफेशनल्स हैं जो टैक्स रिटर्न अपना दाखिल कर सकते हैं, और क्या विदेश में पढ़ाई के लिए लोन लेने पर भी भरना होगा रिटर्न। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वो छोटी छोटी मिस्टेक, सिली मिस्टेक। मुझे अभी भी याद है जब एग्जाम लिखते थे और एग्जाम के बाद हमें पता चलता था अरे ये मिस्टेक हो गई, वो गलती हो गई। बलवंत जी, जिसे बहुत पॉपुलरली कहा जाता है सिली मिस्टेक, तो रिटर्न एग्जाम तो नहीं है लेकिन बहुत अहम आपके पूरे फाइनेंशियल लाइफ का एक अहम मोड़ होता है। तो वो कौन सी सिली मिस्टेक है जिन्हें आप पॉइंट आउट करवाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को आज? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि जैसे क्या क्या इनकम छूट जाते हैं वो अपन ने पहले एक शो में कवर कर दिया है। ये आज जो अपन कवर करेंगे, आप जब रिटर्न भरने बैठते हैं और रिटर्न भरते टाइम क्या क्या भूल हो जाती है। जैसे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आप अपना जो ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है वो बराबर से नहीं डालें। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आजकल कम्युनिकेशन आपके मोबाइल और ईमेल पे डालता है। तो आप चेक कर लीजिए कि आपका जो ईमेल जो आता है, जो प्री पॉपुलेट होता है, अगर आप XML फाइल इंपोर्ट करते हैं तो आपका करंट ही है और वो मोबाइल नंबर है वो सेम है क्या। इसके अलावा जैसे आप TDS क्लेम करते हैं, तो TDS क्लेम करते टाइम अगर आप हाथ से अगर डिटेल सबमिट कर रहे हैं, फिल इन कर रहे हैं, तो जो डिडक्टर की अमाउंट वगैरह तो ठीक है। इसके अलावा डिडक्टर का जो 10 नंबर है वो भी आप बराबर से देख लीजिए कि 10 नंबर बराबर, क्योंकि आज कल आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर सकते, TDS सर्टिफिकेट वगैरह, तो आपको जो क्रेडिट है वो आपका 26 CS की एंट्री के हिसाब से मिलती है। इसके अलावा तीसरा, जैसे अगर आपने एडवांस टैक्स भरा है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है, तो जब भरते हैं तो आपको जो चालान जनरेट हो, ऑनलाइन किया है तो जनरेट होता है, उस पर चालान का कोड आता है और BSR कोड आता है। तो आप जब डिटेल डालें तो ये बराबर से ध्यान से डालिएगा। और अगर आपके पास कैपिटल गेन है कि कैपिटल गेन में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, मतलब जो अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं, तो जैसे आपका शॉर्ट टर्म गेन अगर शेयर्स वगैरह लिस्टेड शेयर्स पे तो 15% है, बाकी पे आपका स्लैब पर से होता है। लॉन्ग टर्म पे भी आपका 10% का ऑप्शन भी है, 20% का भी ऑप्शन है। किसमें आपका 10% 20% दोनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल का शेड्यूल है वो भरते टाइम बराबर ध्यान रखिए। अगर आपका इनकम टैक्स का रिफंड ड्यू है, तो जब आप आपके जो रिफंड बैंक के लिए जो डिटेल डालते हैं वो आप बराबर से IFSC कोड और जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो बराबर से डाल दीजिए। अगर उस बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट करने में कुछ एरर हो गई, छोटी सी मिस्टेक हो गई, तो आपका जो रिफंड है वो बाउंस हो जाएगा। फिर आपको वापस ऑनलाइन जाके री इश्यू के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और लास्ट जो छोटी मिस्टेक करते हैं लोग कि छोटी इनकम है तो चलो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा देते हैं। जैसे 200 रुपये का आपका कैपिटल गेन है, आप अदर सोर्सेज में दिखा दिए, वो मेरे हिसाब से गलत है। और इनकम को उसके प्रॉपर हेड में दिखाइए और आपके लिए जो एप्लीकेबल ITR फॉर्म है वो ही यूज करिए। यानी कुछ भी छुपाइए नहीं, छोटी ही इनकम हो रही हो कहीं से भी उसको नजरअंदाज मत कीजिए। और जितने नंबर्स आप डालेंगे, यानी अपना फोन नंबर हो गया, बैंक अकाउंट का नंबर हो गया, टैन नंबर डाल रहे हैं, टैक्स चालान नंबर डाल रहे हैं, इन सब का जरा सा ख्याल रखिएगा। यही होते हैं सिली मिस्टेक और इनसे सावधान रहिएगा। और अब अपने दर्शकों से बात करते हैं। आगरा से आनंद मोहन सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते सिंघल जी, बताइए कैसे मदद करें आपकी? सर ऐसा है कि मैंने ITR दाखिल किया इस साल का, है ना। मैं रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ और मुझे 7,718 का कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा दिया है और उसको 30% इनकम टैक्स दे गया, 30% इनकम टैक्स दे दिया है। और मेरा इनकम टैक्स प्रोसेस भी हो गया है मेरा ITR। तो क्या मुझे
ITR 2 करना चाहिए, दोबारा रिवाइज क्या करना चाहिए? अभी देखिए आनंद जी, ऐसा है कि आपका ITR प्रोसेस हो गया है। अगर आपका ITR प्रोसेस हो गया तो आप आपका रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप आपका ITR रिवाइज करके आप ITR 2 फाइल कर सकते थे। अभी कोई बात नहीं, क्योंकि उस पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% का टैक्स है, आपने 30% टैक्स भर दिया है। और ये मिस्टेक फ्रॉम अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का रेक्टिफिकेशन के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, पर चूंकि ये मिस्टेक आपका ITR में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, इसके लिए भी आप कुछ मत करिए, आप आराम से बैठ जाइए सब। चलिए अगला सवाल लखनऊ से नलिनी सिंह जी का है और ये एक प्राइवेट नौकरी करती हैं। एक साल में 2,40,000 रुपए इनकी इनकम है। शेयरों से इन्हें करीब 1.5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है जो कि नॉन टैक्सेबल है। अब ये समझना चाहती हैं कि इन्हें कौन सा ITR भरना होगा। नलिनी, कौन सा ITR भरे, ITR 1 या ITR 2? देखिए ऐसा है, नलिनी जी की जो कैपिटल गेन की जो इनकम है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, तो वो अपना एग्जम्प्ट इनकम में बता के ITR 1 में भर सकती है। परंतु एक बात मैं बताना चाहूँगा प्रियंका, कि उनकी जैसे सैलरी तो 2,40,000 की है, तो टैक्सेबल इनकम तो सिर्फ 2,40,000 ही है। परंतु आपका रिटर्न भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा, वो डिसाइड करने के लिए आपको जो 1038 का जो एग्जम्प्ट कैपिटल गेन है वो भी ऐड करना पड़ता है। और अगर वो ऐड करने के बाद में आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से ज़्यादा होती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जवाबदारी है। तो इनको रिटर्न भरना जरूरी है और वो ITR 1 यूज कर सकती है, जैसे मैंने बताया। दिल्ली से अनिल कुमार जी से अब बात करते हैं। अनिल जी नमस्ते, बलवंत जैन हमारे साथ हैं, आपके सवाल का जवाब देंगे, बताइए। हाँ, प्रियंका जी और बलवंत जी को नमस्कार और मेरा सवाल लेने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल ये है मैडम कि इस बार मैं ITR 3 भर रहा हूँ, तो मैंने 30-35 साल पहले PPF अकाउंट खुलवाया था एक, तो उसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह लग के टोटल अमाउंट आज की डेट में तकरीबन 35 लाख है, और जो मैं ITR में मेरी कैपिटल शो होती है वो 25 लाख है। तो मैं इसको आज तक ITR में दिखाया नहीं, क्योंकि PPF अलग से अकाउंट है, तो उसको अगर दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएं ITR के अंदर। और सेकंड वन, इसी प्रकार से शेयर हैं जो बहुत पुराने 20-25 साल पहले के लिए हुए हैं, जो गिफ्ट में मिले हुए हैं, तो वो भी शो नहीं किया, तो वो कैसे किस अकाउंट में शो कर सकते हैं? देखिए साहब, जो आपके जो बैंक अकाउंट है और जो इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स वगैरह है वो आपको तभी भरनी पड़ती है जब आपकी 50 लाख से इनकम ज़्यादा हो, जो AL शेड्यूल है। मैं प्रिज्यूम करता हूँ आपकी 50 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होगी, इसके लिए आपने भरा नहीं, और आपका बैंक PPF का और इन्वेस्टमेंट का जो दिखाने का कोई शेड्यूल नहीं है अलग से। परंतु जो आपका PPF पे जो इंटरेस्ट आता है वो आपका जो एग्जम्प्ट इनकम का शेड्यूल है उसमें आप बता दीजिए। अभी पुराना नहीं बताया है तो इस साल पूरा जो क्यूमुलेटिव इतने सालों का इंटरेस्ट है वो एक बार आप बता दीजिए, कम से कम आपकी तरफ से ऑनेस्ट डिस्क्लोजर हो जाएगा। और ITR फॉर्म कौन सा है, किसके लिए, इस पर सबसे ज्यादा सवाल अरविंद जायसवाल जी भी यही समझना चाहते हैं। गाजियाबाद से अरविंद जी जुड़ चुके हैं। नमस्ते अरविंद जी, पहले तो केस समझाइए आप, और आप ये भी समझना चाहते हैं कौन सा फॉर्म आपके लिए, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैडम, बेसिकली मैडम मैं तो एक सैलरीड पर्सन हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि आई हैव सम शॉर्ट टर्म एंड इंट्राडे ट्रेडिंग लॉसेस दिस ईयर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। सो यू नो यूजुअली आई यूज्ड टू फिल ITR 1, बट इस साल मुझे कौन सा ITR फॉर्म भरना होगा? सो दैट्स द थिंग आई वांटेड टू नो। देखिए जायसवाल जी, ऐसा है कि आपका कैपिटल गेन है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते, आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। दूसरा, आप जैसे बता रहे हैं आपका इंट्राडे प्रॉफिट वगैरह है, तो इंट्राडे प्रॉफिट होता है, उसका बिजनेस माना जाता है और उसके लिए आपको ITR 3 भरना पड़ेगा। परंतु अगर मैं बताना चाहूँगा कि अगर इंट्राडे में किसी को लॉस हुआ है तो सेक्शन 44 AD कहता है कि अगर आप कोई बिजनेस में है और आपकी इनकम अगर 8% से कम है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो अगर आपका लॉस है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। परंतु अगर छोटी अमाउंट का ट्रांजैक्शन है तो आप ऑडिट नहीं करवाएंगे तो भी चलेगा। परंतु अगर डिटेक्ट हो गया तो आपका जितना टर्नओवर है उसका ½ % तक पेनल्टी हो सकती है। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा अरविंद जी। वैसे ITR 3 ही है आपके लिए। और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझते हैं अपने टैक्स एक्सपर्ट से कि प्रोफेशनल प्रिजम्पटिव स्कीम 44 ADA के तहत कौन से वो प्रोफेशनल्स हैं जो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आगे वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु का रिटर्न स्पेशल। और हमसे ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि कौन है प्रोफेशनल्स की लिस्ट में और कौन नहीं, इसलिए बलवंत जी के सामने ये सवाल रखते हैं और क्लैरिटी लेकर आते हैं। बलवंत जी, कई प्रोफेशनल्स हमसे ये पूछ रहे हैं कि वो प्रिजेंटिव स्कीम का फायदा क्या उठा सकते हैं 44 ADA की तरफ, या एक लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स है जिसके अंतर्गत कौन आता है कौन नहीं, ये जानना जरूरी है, तो इस लिस्ट को जरा समझाइए। देखिए प्रियंका, ऐसा है कि पिछले 2017 से
सेक्शन 244 एडीए इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके तहत जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी जो ग्रॉस रेसिट है उसका 50% या उससे ज़्यादा अपना नेट प्रॉफिट ऑप्ट कर सकते हैं, परंतु उसमें सब जो प्रोफेशनल्स हैं वो कवर नहीं है। मतलब जैसे प्रोफेशनल पे टीडीएस कटता है 194J में, परंतु हर किसी का जिसका 194J में टीडीएस कटा है वो 44 एडी ऑप्ट कर सकता है, वैसा नहीं है। तो जो प्रोफेशन कवर्ड है वो है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट्स है, डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, इंजीनियर है, टेक्निकल कंसल्टेंट है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, कंपनी सेक्रेटरी है, आईटी टेक्नोलॉजी वाले हैं, फिल्म आर्टिस्ट है। फिल्म आर्टिस्ट सब कवर है, भले वो सिंगर है, भले लिरिस्ट है, इवन जो ड्रेस डिज़ाइनर है। परंतु अगर कोई स्टेज शो करता है तो वो कवर नहीं है। कॉस्ट अकाउंटेंट कवर्ड नहीं है। आपकी जो पैटर्निटी वाले जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है वो कवर नहीं है। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र वो कवर नहीं, मर्चेंट बैंकर कवर नहीं है। तो वो आप जो ऑप्ट कर रहे हैं, कई लोग ये भूल करते हैं, मतलब कि भाई मैं प्रोफेशनल हूँ तो मैं 50% डिक्लेयर करके निजात पा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आप ये ऑप्ट करने के पहले वेरीफाई कर लीजिए कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो आप उस लिस्ट में आते हैं या नहीं? और आपने जैसे कुछ नाम बताए, जर्नलिस्ट हो गए, इंश्योरेंस एडवाइजर्स हो गए, ये जो उस लिस्ट में नहीं आएंगे लेकिन है तो प्रोफेशनली, उन्हें कैसे रिटर्न भरना होगा? उनके लिए कौन सा फॉर्म सही होगा? उनके लिए जो ITR 3 फाइल करना है, रेगुलर जैसे फाइल करते हैं। ओके, तो ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम का फ़ायदा सिर्फ उन्हें मिल पाएगा जो इस 44 ADA के रूल के तहत उस लिस्ट में शामिल होंगे। तो उसका ख्याल रखिएगा, ये चूक ना हो आपसे। और अब हैदराबाद से विनोद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते सिंह साहब, बताइए कैसे मदद करें आपकी? नमस्ते। नमस्ते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे बेटे ने लोन लिया था अपार्टमेंट के लिए, और मेरे पैसे से वो लोन पिकअप करके अगर वो बैंक को देते हैं तो हमको टैक्स बेनिफिट कैसे मिलेगा, और हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हाँ जो टैक्स बेनिफिट कैसे दिया जाए? कौन सा फॉर्म होगा या कोई ऐसा तरीका हो जिससे मतलब साबित कर सके हम? देखिए विनोद जी, जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होम लोन पेमेंट करने के लिए अगर आप कोई दूसरा लोन लेते हैं तो वो होम लोन ही ट्रीट किया जाता है। परंतु आप जो होम लोन के 2 टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, एक तो प्रिंसिपल रीपेमेंट का ATC में मिलता है और एक इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप आपके सन को पैसा दे देते हैं, लोन दे देते हैं और वो रीपेमेंट कर देते हैं, तो आपको जो सेक्शन 24B का इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो मिलेगा, ATC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि ATC के बेनिफिट के लिए जो लोन है वो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जैसे बैंक है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वगैरह है, उनसे ही लेना पड़ता है। अगर प्राइवेट पार्टी से लिया है तो आपको 24B का बेनिफिट मिलेगा, पर ATC का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अब चंद्रहास तिवारी जी के सवाल को शामिल करेंगे। पिछले साल तिवारी जी को 30,000 रुपए का रिफंड मिला है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या इस रकम को फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और असेसमेंट ईयर 2018-19 में इन्हें दिखाना होगा? ये प्रियंका, जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो एक हिसाब से आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लोन दिया है, एडवांस दिया है और वो आपको रिफंड हो रहा है। तो लोन जब भी आपको रिफंड होता है तो उस पर उसको इनकम में नहीं बताना पड़ता, परंतु डिपार्टमेंट जब आपको इनकम टैक्स का रिफंड देता है तो उस पर इंटरेस्ट भी देता है। तो जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है उसको आपको अपनी इंटरेस्ट इनकम में अदर सोर्सेज में बताना पड़ेगा, परंतु इनकम टैक्स जो रिफंड है उसको आपको कहीं भी दिखाने की जरूरत नहीं है। इवन एग्जेम्प्ट इनकम वाले शेड्यूल में भी बताने का जरूरत नहीं है। कोलकाता से कौशिक सरकार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते कौशिक जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम ए सैलरीड पर्सन, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2000 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस -1500, स्पेकुलेटिव कैपिटल लॉस 7000. My question is it mandatory to submit balance sheet if Form ITR 3 is applicable for me? To avoid balance sheet, जी हाँ, बैलेंस शीट आप अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहते हैं, राइट? और ये भी पूछ रहे हैं कि अगर स्पेकुलेटिव कैपिटल लॉस दिखाएंगे तो क्या इन पर ये एप्लीकेबल होता है? कौशिक जी ने पूरे अपने पॉइंटर्स रख दिए। बलवंत जी मदद कीजिए, एक तो कौन सा फॉर्म होगा, स्पेकुलेटिव लॉस दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, ITR 3 भरना है, क्या है जवाब इनका? देखिए प्रियंका, कौशिक जी को उनका जैसे स्पेकुलेटिव लॉस है तो उनको एक तो ITR
3 फाइल करना है। बैलेंस शीट सबमिट करने का जहाँ तक प्रश्न है, अगर इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करी है तो आपका जो बैलेंस शीट में सबसे नीचे एक रो है उसमें आपको 4 आइटम बतानी पड़ती है, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक इन ट्रेड और कैश बैलेंस। तो आपकी कैश बैलेंस बता दीजिए आपका जो है, और इसके अलावा अगर आपका ब्रोकर वगैरह से कुछ आने वाला हो तो। परंतु अगर आपका स्पेकुलेशन जो लॉस है वो बिजनेस इनकम गिना जाता है, और जैसे मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में बताया कि आपको 8% कम से कम इनकम ऑफर करना पड़ता है। अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर जैसे उस पर अगर आप आधा % गिने और सब्सटेंशियल अमाउंट होती है तो आप उसको आपके ऑडिट करवा के ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करिए। नहीं तो अगर छोटी 25-50 हज़ार रुपया है और उस पर आधा % कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती तो आपको वो पेनल्टी नहीं लगेगी। अगला सवाल गुरजोत सिंह का, और गुरजोत जो है एजुकेशनल लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये पूछना चाहते हैं कि क्या इन्हें अपने रिटर्न के पेपर्स को एकदम इन प्लेस रखना होगा। लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो रिटर्न के पेपर्स भी चेक होंगे। क्या इनकी कमाई का जरिया जो है वो केवल 10,000 रुपए रेंट है जो इनकी माताजी के नाम पर आता है, तो गुरजोत को क्या करना चाहिए? देखिए प्रियंका, ऐसा है, गुरजोत जी को लोन चाहिए तो जैसे इनकी मदर को रेंट आता है, चाहे तो रिटर्न भर सकते हैं, नहीं तो रिटर्न भरने का ज़रूरत नहीं है। 4 लाख तक का जो लोन है वो बिना कोलेट्रल के मिलता है, परंतु इनको फॉरेन में जाना है पढ़ाई के लिए तो निश्चित रूप से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। तो उनको जब लोन के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो जो इनकी मदर को भी को बोरोवर बनना पड़ेगा और ये भी बोरोवर बनेंगे, और जो कोई भी घर या और कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी है वो कोलेट्रल करके उनको देनी पड़ेगी लेंडर को। छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगर एचआरए हो कम और किराया हो ज्यादा तो क्या मिलेगी टैक्स छूट। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु का रिटर्न स्पेशल। जब रिटर्न भरने का वक्त आता है तो हम सभी इस बात को जरूर क्रॉस चेक करते हैं कि कौन से वो क्लेम है जिनकी छूट हमें मिल सकती है। और ऐसा ही सवाल मुन्ना बहादुर सिंह जी का हमारे पास आया है। मुन्ना जी एक सरकारी बैंक में काम करते हैं, इन्हें जो एचआरए मिलता है वो किराए से थोड़ा सा कम है और इनके पास कोई और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। तो इनका सवाल ये है, बलवंत जी क्या मुन्ना जी जो है वो सेक्शन 16 के तहत छूट क्लेम कर सकते हैं? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि जो एचआरए का जो क्लेम है उसमें आपका जो रेंट है वो आपका सैलरी का 10% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 3 आइटम है, उसमें जो कम होगा वो मिलता है। एक तो एचआरए मिलता है, वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है, या जितना रेंट आप चुका रहे हैं वो सैलरी का 10% से ज़्यादा है वो, या फिर अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपकी बेसिक सैलरी का 50% और दूसरी जगह रह रहे हैं तो 40%। तो ये जो मैंने 3 आइटम बताई है, 3 आइटम में जो सबसे कम होगी वो आपका एचआरए एग्जेम्प्ट हो गया और बाकी का जो एचआरए का पोर्शन है वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगला सवाल एक सीनियर सिटीजन संगीता पमनानी जी का है। 70 साल की हैं संगीता जी। इन्हें सालाना 2,47,000 रुपए पति की पेंशन के तौर पर मिलती है। वहीं एफडी से 4,15,000 रुपए ब्याज के तौर पर इन्हें मिल रहा है। ये पूछ रही कि क्या इन्हें रिटर्न फाइल करना चाहिए। वैसे इन्होंने एक पेंशन रिबेट का भी जिक्र किया है जो 15,000 रुपए की एक छूट इन्हें मिल रही है। तो क्या करना चाहिए संगीता जी को? देखिए संगीता जी को रिटर्न तो भरना ही चाहिए क्योंकि सीनियर सिटीजन की 3 लाख से इनकम ज़्यादा होती है, दोनों इंटरेस्ट और ये मिला के। जो पेंशन इनको मिल रही है, इनको जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है उनको इनके पति की पेंशन मिल रही है। इसको फैमिली पेंशन कहा जाता है और फैमिली पेंशन पे सेक्शन 57 में 15,000 या 1/3 तक का डिडक्शन मिलता है। चूँकि इनके कैपिटल गेन नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है, तो ये अपना जो रिटर्न है वो ITR 1 में भर सकती है। और ये जो फैमिली पेंशन है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी क्योंकि इनका और जहाँ से पेंशन आती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। और जो इंटरेस्ट आता है वो दोनों ऐड करके 15,000 रुपये जो डिडक्शन मिलता है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है इसका पेंशन का, वो कम करने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में बता सकती है। थैंक यू बलवंत जी, आपने वक्त निकाला। इसी के साथ हम आज इतने ही सवाल शामिल कर सकते थे, लेकिन टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल जो आपको परेशान कर रहा हो भेजिए हमारे पास। हमारे एक्सपर्ट आपकी करेंगे मदद। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं अपने सवाल tax@moneycontrol.com। ये है हमारा ईमेल एड्रेस। सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर भी लिखना ना भूलें। तो दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।
है।